हाँ जी सर, आप कैसे हो? एग्ज़ाम पास है, बहुत पास है, आई नो वेरी वेल। इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी चीज़ लेकर आई हूँ। एक्चुअली मेरे पास ये जो एक नोट्स है जो आपको भी अवेलेबल हो जाएंगे। कोई वो नोट्स नहीं है कि आपको जो है इसका प्रिंट आउट लेना पड़े। यहाँ पर एक ये जो टीचर है, क्या नाम है इनका, हाँ, सी ए रोहित छिपर करके, उन्होंने क्या कर रखा है ना, अपना क्वेश्चन मतलब कि जो उनको लगता है इम्पोर्टेंट है वो उन्होंने डाल रखे हैं। तब हमारा काम बनता है कि अगर किसी भी टीचर ने कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखी है, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बता रखे हैं, तो इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन क्वेश्चंस को अपने से बहुत अच्छे से कर ले। ये बात तो मानते हो? तो आज मैं आपको सबसे पहले ये दोनों चीज़ें करवाऊंगी। ये दोनों मतलब ये दोनों, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, रिकॉर्डिंग जो है वो मोबाइल से ही हो रही है। मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है, ना ही वो कोई आईपैड है, तो रिकॉर्डिंग मोबाइल से ही हो रही है। तो ये दोनों पोर्शन तो क्या ना, मॉड्यूल है मेरे पास, तो मैं मॉड्यूल खोल के देख सकती हूँ। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर हाँ, ये मॉड्यूल का भी है तो ये भी हो जाएगा, पर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अब मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि स्क्रीन को मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती। अब मैं वहाँ जाऊँ, उस क्वेश्चन को देखूँ और फिर बताऊँ, तो इसलिए मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, इस कैटेगरी के अलावा मैं आपको ये वाली कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चन है वो करवा दूँगी। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैम क्वेश्चन तो सबसे अच्छे ज़्यादा तो क्वेश्चन इसी कैटेगरी में दिख रहे हैं। मैं पता है, मुझे पता है, मैं मानती हूँ। इसलिए मैं इस कैटेगरी के लिए आपको एक सेपरेट से वीडियो जो है वो अपलोड करके दे दूँगी, ठीक है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, शानदार बात ये है कि आपका क्वेश्चन इतने से पैरा में मैं सॉल्व करके दे दूँगी। दिक्कत ही नहीं है आपको। आपको किताब खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने से पैरा में आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली थर्ड वाला मॉड्यूल लेने गई थी। मैं क्या बोल रही हूँ, सुना आपने, मैंने आपको क्या क्या बोला है एकदम। और जो काम मुश्किल होता है ना, वो हम आसान बनाते हैं। और आप इसीलिए हमारे चैनल पर है, क्योंकि हमें उन चीज़ों को आपके लिए आसान करना है। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो चैप्टर नंबर 1 में है। सर ने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जब मैं इलस्ट्रेशन 1 पे गई तो मुझे अपने पेज नंबर 1.20 पे ये इलस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से मिला। कुछ इस तरीके से मिला जिसमें यहाँ लिखा हुआ था, आपके पास दो स्ट्रेटेजी होती है, आपको भी पता होगा। एक स्ट्रेटेजी होती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी और एक होती है लीडरशिप स्ट्रेटेजी। एक होती है लीडरशिप स्ट्रेटेजी, एक होती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। एक होती है लीडरशिप स्ट्रेटेजी, एक होती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। कई बार इस लीडरशिप को अपन कॉस्ट लॉस्ट क्या, कॉस्ट, लो कॉस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, लो कॉस्ट लिखना था, लो कॉस्ट भी बोलते हैं, याद है कुछ? हाँ, उसी को लेकर ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दूं। आपके पास 3 रेशो निकाल कर आपको जवाब देना होगा। ये 2 टेबल बना दो। उस फर्स्ट वाले टेबल में आपको एक फर्म दे रखी होगी और दूसरे में भी आपको एक फर्म दे रखी होगी। अब आपको फर्म में आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी लगाती है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी लगाती है। बहुत सिंपल है। जो डेटा दे रखा है ना, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल करो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल करो, प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल करो। तो आपके पास जो भी आएगा ना ये डिवाइड करने के बाद, उसमें आपके पास कुछ आंसर आएंगे, इसमें भी आएंगे। जिसमें हाईएस्ट आंसर आ रहे वो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा होगा, इसलिए उसका जो है ना आंसर ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि मैं छोटे में ही बता दूंगी कि ये डिफरेंशिएशन और लीडरशिप का क्वेश्चन है। हो गया आपका रिवीजन। अब चूंकि हम बात करते हैं, हमारे मॉड्यूल 3 में एक केस स्टडी है। अब मॉड्यूल 3 की वो केस स्टडी नंबर 1 जो है वो क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ। आ जाओ, आ गए? हाँ जी सर। इसी चैप्टर के अंदर, इसी किताब के अंदर फर्स्ट चैप्टर में आपको एक वैल्यू चेन एनालिसिस मिलता है। और इसी एनालिसिस में लिखा हुआ है कि भाई साहब, 2 एक्टिविटी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब हम प्राइमरी के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरी में जो बातें होती है वो होती है इनबाउंड
लॉजिस्टिक, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब बता दूं तो इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब होता है अक्रॉस द कंट्री जो भी आपके मल्टीपल सप्लायर है जिनसे आपको रॉ मटेरियल आता है वो होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मूवमेंट ऑफ मटेरियल किया है फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर प्लांट, इट इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, मतलब कि आपका सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है वहाँ से लेकर आपके द्वार तक जो भी मूवमेंट हो रहा है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक है। अब आपको इस केस स्टडी में यही आइडेंटिफाई करना है कि भाई साहब हमारा डीपी लिमिटेड जो है उसका इनबाउंड जो है वो क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है वो भी तो ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है कॉपर की, तो वही लाइन आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, इनबाउंड के बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है ऑपरेशन। तो अब ऑपरेशन का मतलब होता है हमारे बिजनेस का काम। जनरली ऑपरेशन को ऐसे समझो कि आप कन्वर्जन कर रहे हो इनपुट्स का आउटपुट के अंदर, यानी कि आपको देखो मैं जो लाइन बोल रही हूँ ना वो एग्जाम में लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ इनपुट्स क्या बोलते हैं इनबाउंड्स में मैंने आपको बताया कि आपके सप्लायर से जो रॉ मटेरियल है वो आपकी फैक्ट्री के द्वार तक आ रहा है। यहाँ मैंने बोला कि जो आपका इनपुट्स है वो कन्वर्ट होकर आउटपुट बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कॉपर को मेल्ट करके उसका कुछ बना रहे हो लाइक दिस। फिर थर्ड वाला जो आता है वो आता है आउटबाउंड। तो यहाँ पर आउटबाउंड से आपको ये समझना है कि जैसे इनबाउंड है मतलब सप्लायर तक आ रहा है, आउटबाउंड का मतलब होता है सप्लायर टू कस्टमर जो मूवमेंट हो रहा है, जो स्टोरेज हो रहा है, डिस्पैच, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ें आउटबाउंड के अंदर आ जाती है। यहाँ पर भी हमने ट्रक लगा रखे हैं अपने जो आउटबाउंडिंग करते हैं। फिर आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग एंड सेल्स जो है वो क्या बताता है, वो बताता है जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, वो सारी बातें मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर आ गई। और सर्विस कहता है इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ये सारी। ठीक है, क्लियर कट हो गया। अब सुनो, चूँकि मैंने आपको ये वाली बातें बता दी हैं कि इनबाउंड क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होते हैं, आउटबाउंड क्या होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स क्या होता है, और जो आपकी सर्विसेज होती है वो क्या होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये एक चीज़ पूछी थी। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है डिस्कस द इशू विथ परफॉर्मेंस मेजर्स इन फोर्स इन कंपनी। इश्यूज विथ परफॉर्मेंस मेजर्स इन फोर्स इन द कंपनी। तो क्या क्या इशू आते हैं जब हम क्या करते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने जाते हैं। तो यहाँ पर अपने को लिखना है कि कुछ कुछ इश्यूज जो इस कंपनी के अंदर है ना, बस वही इशू आपको लिखने हैं कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोक्योरमेंट टीम इज़ जनरली अ कॉस्ट सेंटर एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर इज़ द कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट। तो आप क्या कर सकते हो, एक इशू ये है ना कि अगर आप लोग कॉस्ट सेंटर बन के बैठे हो तो हम आपकी परफॉर्मेंस को कैसे मेज़र करें। दूसरा आता है कि भाई साहब लार्ज पोर्शन ऑफ बोनस इज़ डिपेंडेंट ऑन द सेविंग इन एक्चुअल परचेजेस। तो कितनी सेविंग होती है उस पर डिपेंड करता है, उसे हम कैसे मेज़र करें। कंपनी हैज़ अडोप्टेड वेरियंस एनालिसिस एज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। It the team is able to reduce the actual cost of purchase as compared to the budgeted cost. A higher bonus is paid. The procurement team has stopped purchase of copper to save on the purchase budget, which ultimately they translate into higher payout of bonus। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई साहब मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको प्रोक्योरमेंट जो है ना, आपको परचेज की कॉस्ट कम करनी है। तो परचेज की कॉस्ट कम करोगे तो आपको ज़्यादा इंसेंटिव देंगे। तो एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि ये लोग तो परचेज ही करना बंद कर दिए। एक आता है commodity price of copper have fallen by about 20% in the last 6 months. The speculation of fall in price has resulted is halting the procurement process. It is a very difficult time to market and such speculations could lead to losses of to the company. एक और दिक्कत आ गई कि ये कॉपर जो है वो स्टॉक मार्केट की प्राइस पे डिपेंड करता है, लॉसेस भी होते हैं हमें। अब यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस मेजर करने जाए थोड़ी डिफिकल्टी हमें यहाँ से आ रही है। प्रोक्योरमेंट टीम appears to have taken a short term views of price movement. The team is focused
ऑन अर्निंग हायर बोनस एंड हेंस इज वेटिंग टू बाय एट लोअर प्राइस। तो हम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लोअर प्राइस पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहता है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मेजर जो होता है हम वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही बात आई है कि मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द गोल ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स आर अलाइड विथ दैट द कंपनी, दिस इंश्योर्स दैट द ईच एम्प्लॉय विद इन द कंपनी वर्क टूवर्ड्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी and the profit flow from the main business of the company. If a department focused on an objective which is not aligned with the main goal, the company as a whole suffer। अगर आपका गोल और कंपनी का गोल मैच नहीं करेगा तो सफ़र करेंगे। और एक ये दिक्कत भी आती है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अनदर एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर is that manager and employees are evaluated only on those parameters which are controlled by them। क्योंकि जो पैरामीटर्स आप कंट्रोल कर सकते हो आपने वही पता किया। एक लास्ट पॉइंट ये आ सकता है कि प्राइस ऑफ कॉपर आर डिटरमाइंड बाय द प्राइजेस ऑन कमोडिटी एक्सचेंज एंड आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स। तो ये एक रीज़न है। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर एक और इन्होंने क्वेश्चन पूछा, एडवाइस एंड ऑल्टर परफॉर्मेंस मेजर्स टू आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो ये ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर कुछ हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। तो ये कहता है कि एक ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर होता है एक ऑल्टरनेटिव, मतलब क्योंकि इशू आ रहा है हम मेजर नहीं कर पा रहे तो ऑल्टरनेटिव होता है, जिसे प्यार से अपन कहते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। तो आप ऑल्टरनेटिव मेजर क्या लगा सकते हो, बैलेंस स्कोर कार्ड लगाकर भी पता कर सकते हो, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। दैट इज़ अ वेरी मच ओके। नाउ 3 क्वेश्चन थे, तीनों का आंसर मैंने बताया। आपको ये केस स्टडी जो है ना एक बार और पढ़नी है, मेरे से सुनने के बाद एक बार एकदम और पढ़ना, मतलब एग्जाम से पहले 2 बार पढ़नी। इसमें लिखा हुआ था मैंने बता दिया। अब आ जाओ, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट के बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इन्होंने लिखा हुआ है, तो अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर। क्या है 1 और 2? सर क्या बात कर रहे हो, इसमें पता है क्वेश्चन ही 2 ही है और आपने बता दिया दोनों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब तो आप हमें पूरा चैप्टर ही करवा दो। सुन लो बस सुन लो सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो वायरलेस वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आपको मोबाइल डिवीज़न के द्वारा जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई ना वो पूछी गई। अब आप सोच रहे होंगे ये स्ट्रेटजी तो वैसी ही बात हो गई जैसा आपने ऊपर बताया। हाँ, बस इसे थोड़े बड़े लेवल पे पूछा, इसमें 2 क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया। बाकी आपको पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट, लो कॉस्ट वाली यानी कि लीडरशिप ही पूछी है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो यहाँ पर पता है मोबाइल ए में बहुत ही बेसिक फीचर्स है, ठीक है, जो नॉर्मली फ़ोन में होते हैं वैसे के वैसे है। लेकिन मोबाइल जेड जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। तो अगर कोई मोबाइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर करता है तो पक्की बात है वो डिफरेंशिएशन एडवांटेज ले रहा होगा, और लो कॉस्ट वाला जो है वो एडवांटेज मोबाइल ए ले रहा होगा क्योंकि वो बेसिक फीचर देता है। पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब इन्होंने पूछा था आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी पहले क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज करना है और उसे एस्टेब्लिश करना है, मतलब बताना है। डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द रिस्क इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज। बताओ सर। अब यहाँ पर इतना मैंने नहीं बोला डीप में है, मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना था, आइडेंटिफिकेशन था। यहाँ पर भी पहले पार्ट में आइडेंटिफिकेशन है, बट द सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज जस्ट लाइक आपको थोड़ा और इलोबरेट करना है। सबसे पहले सर ऐसी प्राइस लगा देने से क्या रिस्क आती, ऐसी प्राइस लगा देने से क्या रिस्क आती, मैं बता दूं एक बात, तो मैं बता दूं, अगर आप लो कॉस्ट या कॉस्ट लीडरशिप दोनों एक ही नाम है, अगर आप लो कॉस्ट लगाते हो, कॉस्ट लीडरशिप लगाते हो, तो एक लेवल तक तो आप अपने आप को क्या कर पाओगे, सर्वाइव कंडीशन में रख पाओगे। लेकिन एक कंडीशन के बाद आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में इतनी लो कॉस्ट में, और आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। क्योंकि एग्जांपल के लिए अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से प्राइस मैच करने गए, जैसे मैं जो है वो रिलायंस जियो से प्राइस मैच करने गई, तो समझना रिलायंस जियो ने अपनी सबसे पहले जो प्राइस रखी थी वो कितनी रखी थी, चलो एग्जाम्पल के लिए मानती हूँ वैसे प्राइस रखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने डेटा की प्राइस जो रखी थी वो 200 रुपये रखी, हम भी 200 पर आ गए। जो डेटा हम कभी 400 में देते थे वो भी हम 200 पर लेकर आ गए, ठीक है। फिर इन्होंने प्राइस को कम करके 150 किया, हमने भी 150 किया। इन्होंने प्राइस को फिर करके क्या किया, 100 किया, हमने भी 100 किया, और शायद इन्होंने फिर 50 किया, और हमारी 50 की ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर हम सर्वाइव ही ना कर पाए। और अगर इन्होंने प्राइस 0 ही कर दिया तो फिर हम सर्वाइव कर पाए या ना कर पाए, तो किसी भी लेवल पर अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कॉम्पिटिटर से लड़ते लड़ते, तो हम ख़त्म हो जाएंगे। एक तो ये चीज़ हो गई, एक ये रिस्क होती है। और अगर हम डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करें, अब आप बोलोगे मैम डिफ्रेंसिएशन में तो हमें कोई रिस्क नज़र नहीं आती है ना, मानती हूँ नहीं नज़र आती, लेकिन मेरी बात सुनो,
एक है रिस्क। नहीं नज़र आती फिर भी सुनना। पहली चीज़ मैंने आपको लो कॉस्ट में बता दिया, ठीक है। दूसरी बता रही हूँ, डिफ्रेंसिएशन में आता है स्ट्रेटजी दैट विल वर्क ओनली व्हेन कस्टमर्स आर नॉट प्राइस सेंसिटिव। ये तभी वर्क करेगा जब कस्टमर्स जो हैं आर नॉट इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तभी वर्क करता है जब कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव नहीं है। हाँ, ये तभी वर्क करता है जब कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव नहीं है। अगर आपको प्राइस से कोई मतलब नहीं है, प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल के लिए आईफोन है, अगर आप प्राइस सेंसिटिव नहीं हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 लाख का मोबाइल खरीद रहे हो तो आपकी पॉकेट खाली होगी, तो आप ये कंडीशन में इस तरीके से जा सकते हो। तो बस वही बताना है कि मोबाइल मार्केट ऑफ वायरलेस ऑपरेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट एज लॉन्ग एज सर्टेन कस्टमर्स आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल फीचर्स। अब एग्जांपल के लिए देखो सर, एप्पल के पास iOS है, बहुत एग्जांपल में इसको ऐसे समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा, याद भी रहेगा। एप्पल के पास iOS है, कल को अगर पूरी पूरी इंडिया ये कह दे कि हमको एप्पल के मोबाइल नहीं चाहिए, तो क्या एप्पल अपने मोबाइल बेच पाएगा? नहीं, ठीक है, नहीं बेच पाएगा। अब दूसरी कंडीशन, ये तो iOS की बात हो गई क्योंकि उसके पास डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को नहीं चाहते हैं। उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट तो है नहीं जहाँ से वो लड़े, ठीक है। एज लॉन्ग एज सर्टेन कस्टमर्स आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल फीचर्स, अगर पे करना चाहेंगे तो भी आपके मोबाइल बिकेंगे। मोबाइल जेड विल हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और एक लास्ट क्वेश्चन था, एडवाइस वायरलेस टू सस्टेन इट्स करंट स्ट्रेटजी फॉर मोबाइल है। तो अब बताओ आप उसे क्या एडवाइस करोगे, कैसे उसे अपने करंट इन्वायरमेंट में जीना चाहिए। सर इतना कंपटीशन है, कैसे जिए बंदा, जिए तो जिए कैसे, हम बोलेंगे दिमाग मत लगा, दिमाग मत लगा जीने के लिए। अब दिमाग मत लगा, कैसे दिमाग मत लगा, तो ये बोलता है कि भाई साहब जो भी है उसे कॉपी कर, जो भी है उसे कॉपी कर। जैसे कई बार होता है ना, हमारे पास टाइम बहुत कम रह जाता है एग्जाम में, तो हमारे फ्रेंड्स लोग कहते हैं कि अब दिमाग मत लगा, अगर इसे नहीं याद हो रहा तो रट्टा मार ले, या फिर एक काम कर, किसी के नोट्स है तो वो रेफर कर ले, अपने नोट्स मत बनाने जा। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भाई साहब बी प्रैक्टिकल बनो, अब तुम जो है वो रट्टा मत मार, अब तुम जो है वो रट्टा मारना शुरू कर दो, मतलब कि कॉपी करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर तुमने कोई डिज़ाइन बनाने में पैसा खर्च किया, कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप लोग जो है वो वैसे ही अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो, लाइक दिस, ठीक है। गेटिंग डिस्काउंट ऑन बल्क परचेस और लर्निंग का एफिशिएंसी लेकर आओ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो आपको कॉपी करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो आप बल्क डिस्काउंट ले लीजिए और लर्निंग कब रखिए। तो ये मटेरियल हो गया, ये लेबर हो गया, मटेरियल कम प्राइस पे लो, लेबर कम प्राइस पे लो, और चीज़ों के लिए अदर ओवरहेड्स के खर्चे कम करो, तो आप वैसे ही बच जाओगे। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इन्होंने दूसरा भी बता रखा, तो दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सुनो, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन वैसे टारगेट कॉस्टिंग का इस चैप्टर में होना तो नहीं चाहिए था, फिर भी इन्होंने इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो अपने को ये क्वेश्चन में करना पड़ेगा। देखो इन्होंने पता है क्या दे रखा था अपने को, इन्होंने बोल रखा है सिंपल सा कि भाई साहब हमारे पास हमारी सेलिंग प्राइस है, हमारे पास हमारी सेलिंग प्राइस है जो कितनी है 1750 है। अगर हमारे पास हमारी सेलिंग प्राइस 1750 है, उसमें से अगर मैं 10% रॉयल्टी का माइनस कर दूँ तो 175 आएगा। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 26% का मार्जिन, तो कितना आएगा, एक सेकेंड मैं कैलसी लेकर आऊँ। देखो हो सकता है कि आपको मेरी थोड़ी सी स्पीड स्लो लगे, पर ऑब्वियस सी बातें मैं बोल रही हूँ तो आपको थोड़ा स्लो लग सकता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर दीजिए, है ना। ये ऑप्शन तो आपके पास होता है ना। तो 455, ठीक है। तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। अगर आप इस सेलिंग प्राइस में से अपना प्रॉफिट माइनस कर देंगे, हो चुका है ये प्रॉफिट माइनस, सॉरी ये टारगेट कॉस्टिंग आ चुकी। अब मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या क्या किया है। एक्चुअली इन्होंने सेलिंग प्राइस में से बोला कि भाई साहब ये रॉयल्टी का पैसा है
और ये प्रॉफिट का पैसा है, तो ये दोनों ही देना है। अब इसके बाद बचा जो अपन कॉस्ट लगा सकते हैं, दिस इज़ अवर टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो मटेरियल सी लगता है, वो मटेरियल सी लगता है 150 का, 122.50 का। अदर मटेरियल जो है उसमें ये देखता है कि आप नीचे नोट देखना, देख लेंगे। फिर लेबर के लिए इन्होंने बोला है कि 420 लगते हैं। फिर आपके जो स्पेसिफाइड प्रोडक्शन ओवरहेड है उसके लिए 132 लगते हैं। आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की है उसके लिए 166.60 लगता है। और ये बोलता है ईच टी वाई रिक्वायर 0.7 kg ऑफ अदर मटेरियल्स। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? हाँ, अगर आपको हर एक के लिए 0.7 kg ऑफ अदर मटेरियल लगता है और 5% का डिफेक्ट है, तो 0.7 नहीं आपको ज़्यादा लगेगा। तो 0.7 इज़ 95% इक्वल, तो आपको लगेगा 0.73 कुछ। और पर केजी का प्राइस जो है और 280 है, तो आपको लगेगा 206। तो कितना आता है देखो, 150.50, 122.50, 420, 132.3, 166.6, 206.32, 1198.22। तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा ही आ रहा है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 1120 से 7822 का डिफरेंस आ रहा है। अब सजेशन तो इन्होंने मांगे नहीं है, बस इन्होंने जो आपको ये प्राइमरी पॉइंट अपने ऊपर लिखे ना, ये भी पूछ लिया था। तो अब इन्होंने डायरेक्ट पूछा, डायरेक्ट आंसर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा हो चुका चैप्टर की कहानी, जो मैंने आपको यही आपके सामने ही बता दी। क्लियर हो गया? पक्की बात है? ठीक है सर। अब आ जाओ आपके ये इन्होंने और बता रखे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बता रखे हैं, सेकंड और थर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट बता रखे इन्होंने, ठीक है। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रखे। अब इन्होंने चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले टेस्ट योर नॉलेज के सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। अच्छा देखो, ये सेकंड वाले क्वेश्चन अभी इस बार एग्ज़ाम में आया था। अरे यार, क्वेश्चन जोरदार था इस बार के एग्ज़ाम का। सबको लगा होगा यार ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, पर गड़बड़ कर दिया था इस क्वेश्चन एग्ज़ाम में। बताती हूँ मैं तुमको, आ जाओ। ये क्वेश्चन है JIT का। मैं पानी पी के आती हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन का नाम है अ मैन्युफैक्चरर इज कंसिडरिंग 3.44 पेज नंबर पे, ठीक है। मॉड्यूल अपना नया वाला है, May 22। हाँ जी सर। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, फिर ही आंसर करना। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी आपने? पहली क्या पढ़ा? पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ोगे? ऐसा मत करो, ये गलतियाँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ मत करो। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ो, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो। रिक्वायर्ड क्या है वो पढ़ो। कैलकुलेट द बेनिफिट और लॉस इफ द कंपनी डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम करंट सिस्टम टू JIT प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि जो भी करंट सिस्टम वो फॉलो कर रही है, उससे अगर वो JIT में जाती है तो कितने का चेंज होगा। इसका मतलब हमें दोनों निकालना पड़ेगा। दूसरा, रिकमेंड फैक्टर दैट द मैनेजमेंट नीड टू कंसिडर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द JIT। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो JIT लगाने से पहले हमें ध्यान रखने ही रखने होंगे। पक्की बात है? अब क्वेश्चन समझा। अब अपन आ जाते हैं कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे करंट सिनारियो में और JIT में, ये टेबल से समझते हैं। इनका कहना है कि भाई साहब एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। उसने अपने 1 वीक का डेटा दे रखा है और डिटेल दे रखी है कि भाई साहब वो रॉ मटेरियल परचेज़ करता है। जनरली उसके एवरेज इन्वेंटरी 1 करोड़ की रहती है उसके स्टॉक में।
और वो प्रोक्योरमेंट करता है साल का 12 करोड़ का, तो इसका मतलब उसकी परचेज प्राइस 12 करोड़ है और एवरेज 1 करोड़ रहता है साल में, पूरे साल का मतलब डिवाइड बाय 12 करके। तो ठीक है। उसके बाद इनका कहना है कि अगर हम लोग ये GIT सिस्टम लेते हैं तो हमारा ये 30% से महंगा हो जाएगा, तो अगर 12 का 30% और ऐड कर दे तो 15.6 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इनका कहना है कि जो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो 20 है, जो बाद में नहीं लगेगी, तो यहाँ लगती है 20 करोड़ पर यहाँ नहीं लगेगी। फिर जो रॉ मटेरियल है इज स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस दैट कॉस्ट द कंपनी रेंट ऑफ 3 करोड़ पर एनम। तो ये बोलता है कि पहले स्टोरेज करना पड़ता था, 3 करोड़ लगता था पूरे साल का, अब इसका नहीं लगेगा। आप 1,50,000 पर ईयर, प्रोडक्शन इज 1,50,000 पर ईयर। तो आपका प्रोडक्शन कितना होता है? 1.5 लाख का होता है। अब मैं आपको यहाँ एक बताती हूँ क्या हुआ था इसमें, लोचा क्या हुआ था। ऊपर जो आपका 12 करोड़ दे रखा था ना, उसमें लिखा हुआ था कि वो 12 करोड़ जो है वो 1 लाख यूनिट के लिए है, ध्यान से समझना। और नीचे इसमें लिखा हुआ था कि प्रोडक्शन, अभी तो वहाँ लिखा नहीं हुआ है कि 12 करोड़ किसके लिए है ना, पहले वाले पैरा में लिखा हुआ नहीं है 12 करोड़ किसके लिए, तो अपन ने माना कि 12 करोड़ जो है वो 1.5 लाख के लिए है। लेकिन एग्ज़ाम के क्वेश्चन में इन लोगों ने चापलूसी कर दी, इन्होंने साफ साफ लिखा था कि प्रोक्योरमेंट जो अपन ने किया है रॉ मटेरियल 12 करोड़ वो 1 लाख के लिए किया है, 1 लाख यूनिट्स के लिए किया है। अगर अब आपको 1.5 लाख यूनिट्स के लिए कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप 1 लाख से कैसे कर सकते हो, बस वही लोचा कर दिया। अब यहाँ तो इन्होंने ऊपर कुछ लिखा नहीं, तो अपन 1.5 लाख ही मानते कि इस साल का प्रोडक्शन 1.5 लाख रुपए का है। ठीक है। और ये बोलता है कि भाई स्टॉपेज होगा, इसका मतलब ये है कि स्टॉपेज होगा क्योंकि हम GIT लगा रहे 3000 यूनिट्स का, और स्टॉक आउट की वजह से अपने को नुकसान होता है, लेकिन स्टॉक आउट रिड्यूस हो सकता है। कैसे रिड्यूस हो सकता है? लेबर कैन वर्क ओवर टाइम, और ओवर टाइम के लिए अगर वो 10 लाख रुपए लेगी तो स्टॉक आउट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू 2000, यानी कि सर स्टॉक आउट जो हो जाएगा अब सिर्फ 2000 रह जाएगा। ये जो है वो अब सिर्फ 2000 रह जाएगा, रिड्यूस टू 2000, स्टॉक आउट कैन रिड्यूस टू 2000, मतलब 3000 यूनिट्स है तो 2000 आ जाएगा, रिड्यूस टू 2000। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इसको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करो, तो 5000 माइनस 2000, 5000 माइनस 2000, और वेरिएबल प्रोडक्शन के बाद इन्होंने बोला है कि वेरिएबल प्रोडक्शन 2000 पर यूनिट, वाइल वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 750। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, 5000 माइनस 2000 करोगे, इसमें एक कॉस्ट 750 की, तो वो 750 ऐड कर दो और माइनस क्या करना, 800 करना। तो 750, 5000 माइनस 2000 किया, उसमें एक रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट जो है ना वो 800 ऐड करना। सुनो 5000 माइनस 2000, 240। तो 5000 सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ऑब्वियसली बात है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में सारी कॉस्ट आ गई होगी। 2000 माइनस 800 प्लस 1040 माइनस कर दो 5000, तुम्हारे पास आएगा 2760। हाँ सॉरी 5000 माइनस 2240, 2000 वेरिएबल कॉस्ट, इसमें इंक्लूड नहीं है रॉ मटेरियल का कॉस्ट, तो अलग से माइनस करना। नहीं यार 2000 लेस 800 प्लस 1040, ठीक है यही लेस करना है, इंक्लूड ही है, और माइनस प्लस 750 जो है वो वाइल वेरिएबल, ये भी प्लस किया, और हाँ अच्छा 750 माइनस नहीं किया ना,
2010 आ रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है। वो सेलिंग वाला भी माइनस करना, आप पता नहीं क्यों माइनस करवाते, क्योंकि इन्होंने वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड लिख रखा होगा इसलिए माइनस करवाते होंगे। और फिर इन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म जो आपका रिटर्न होता है 15%, क्योंकि अब आपका यहाँ पर 1 लाख बच जाएगा ना, तो अब आप यहाँ पर 1 लाख नहीं, सॉरी 1 करोड़ बच जाएगा ना, तो 1 करोड़ पर आप 15% भी कमा लेंगे। तो देखो सर किस पे ज़्यादा आ रहा है किस पे कम आ रहा है, जो भी हाँ बता दिया मैंने। अब कैलकुलेशन तो तुम ही कर सकते हो। ये मैंने बताया। अच्छा एक चीज़ और बचेगी यहाँ पर, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, तो यहाँ लग रहा है तो ये और ये, ठीक है। और फिर इन्वेस्टमेंट कितना, $147 का यील्ड आ रहा है, डिवाइड बाय 15%, 9,80,000 आ रहे हैं, और 1 करोड़ का भी आ रहा है, ठीक है ठीक है। ये बता दिया, ये बताया मैंने, फिर ये बताया, ये स्टॉक आउट बता दिया, और ये बताया, ठीक है। ये आप एंड में करो, पहले करो, इन दोनों के डिफरेंस में से जो पैसा बचेगा ना उसे भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसके ट्रिक जो थी वो बता दी। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था रिकमेंड करो फैक्टर्स मैनेजमेंट कंसीडर जब अपन जीआईटी लगा रहे। तो सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि भाई साहब प्रोसेस डिटेल और इंटीग्रिटी, उसके बाद डिलीवरी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल टाइम पे होनी चाहिए, करेक्टेड और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए सिस्टम की, वो था, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 है, जो भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप समझो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे अच्छा समझते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉस्ट गैप के बारे में पूछा हुआ है, आपको कॉस्ट गैप ही निकालना है। इस क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रही हूँ मैं, सुनना आप मेरी बात ध्यान से। ये बोलता है कि एक पिक्सेल लिमिटेड का क्वेश्चन है ये थर्ड वाला। ये बोलता है कि हर एक टॉय के लिए 4 kg ऑफ मटेरियल लगता है 19 पर kg, और 5% जो मटेरियल होता है सप्लाई किया जाता है सप्लायर के द्वारा वो डिफेक्टिव होता है, और लेबर जो होती है वो 0.4 आवर जो होती है वो 120 पर आवर लेती है, इतनी लगती है पर टॉय के लिए। और मार्केटिंग एंड रिसर्च के लिए सेलिंग प्राइस इन्होंने बोल रखा है 240 पर टॉय बेचते हैं। जनरली हमारा मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना रखेंगे हम, 15% रखेंगे। और एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर टॉय इन द कमिंग ईयर जो है वो कितनी है, 50,000 टॉयज़ है। अभी 50,000 टॉयज़ की डिमांड है मार्केट में। और क्वार्टर 1, 2, 3, 4 का डिटेल दे रखा है आपको, सेल्स दे रखी है आपको, वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखी है आपको, फिक्स ओवरहेड्स दे रखे हैं। और प्रोडक्शन मैनेजर आर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 12,500 यूनिट्स इन ईच क्वार्टर। इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट 18 पर यूनिट दे रखी है, एवरेज इन्वेंटरी पर क्वार्टर। और आपका जो नॉर्मल प्रोडक्शन दे रखा है वो 15,000 टॉयज़ का दे रखा है। आपके पास जो प्रोक्योर फर्दर 6,000 यूनिट्स आप ओवर टाइम करवा सकते हो। ओवर टाइम जो होगा नॉर्मल वेज का आपको 150% होगा, तो आपको ओवर टाइम वेज विल बी एट 150%, दिस इज ओवर टाइम वेज। और आपको कॉस्ट गैप कैलकुलेट करना है। एग्जिस्टिंग देखो बिटवीन द कॉस्ट टोटल कॉस्ट पर टॉय एज पर द प्रोडक्शन प्लान एंड टारगेट कॉस्ट पर टॉय, तो कैलकुलेट करना है कॉस्ट गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टोटल कॉस्ट और जो आपका ये टारगेट कॉस्टिंग के बीच में। तो आपको कुल मिला के टोटल कॉस्ट निकालनी है पहली चीज़। तो दूसरा ये बोलता है कि जीआईटी इंप्लीमेंट करे क्या ये कॉस्ट गैप रिमूव हो सकता है क्या उसकी वजह से। जीआईटी इम्प्लीमेंटेशन मेथड मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर अपन इम्प्लीमेंटेशन करें जीआईटी का, तो देखो टारगेट कॉस्ट तो अपन निकाल सकते 240 माइनस 15% करेंगे तो अपने को 204 आएगा। अब अपने को कॉस्ट 204 लानी है, तब जितनी भी कॉस्ट है उन सबको ऐड मारो। तो अब सब जितनी भी कॉस्ट है उसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वार्टर 1, 2, 3, 4 अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्वार्टर 1 का देखो, क्वार्टर 1 क्या बोलता है कि आपके पास 22 आ रही है, ये भी 22, ये 24 और ये 25, ठीक है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, फिक्स कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है ईच क्वार्टर की,
तो फिक्स कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। 625 625 625 दे रखा है। फिर प्रोडक्शन मैनेजर है डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 12,500 यूनिट्स इन ईच क्वार्टर। तो इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट लग रहा है कितना, 18 पर यूनिट। तो इसको एक काम करते, मल्टीप्लाई करते, यूनिट्स डिफरेंस डिफरेंट है ना। हम्म 625 ईच क्वार्टर का है, डिवाइड बाई 4 मत कर देना का। फिर 1250 ईच क्वार्टर बनाओगे तो इन्वेंटरी पहले में कितनी बचेगी, यही कर दूँ क्या। देखो पहली बार में 0 था, 0 प्लस फिर तुमने 12,500 बनाया, उसमें से 7,500 बेच दिया तो 5,000 है, डिवाइड बाय 2 इंटू 18। अगले में ये 5,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना है, तो 5,000 प्लस 9,000 माइनस 12,500 तो 1,500 पड़ा है, डिवाइड बाय 2 इंटू 18। तीसरा 1,500 प्लस इस बार 15,500 माइनस 12,500 डिवाइड बाय 2। अरे रुको 1,500 प्लस 15,500 माइनस 12,500, सॉरी हाँ पहले वाला तो 5,000 ही है, दूसरे वाले में 5,000 प्लस 12,500 बनाया और बेचा 9,000 तो 8,500 पड़ा है। 8,500 इस पर पड़ा है, बनाया 12,500 है, माइनस किया 15,500 है तो 5,500 आया। ये 5,500 है, माइनस करो 5,500 प्लस आपके पास पड़ा है 12,500 माइनस 18,000। ये इसमें कुछ नहीं आएगा तो इसी को डिवाइड बाय 2 कर देना, इंटू 18 कर देना, ठीक है। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। जो भी आएगी आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप किससे डिवाइड करोगे, क्वार्टर 1 2 3 4। तो जनरली अपन क्या करते हैं, अपनी टोटल कॉस्ट जो होती है उसको डिवाइड बाय पर यूनिट करते हैं। तो यहाँ पर भी पर यूनिट कर देंगे, कितना प्रोडक्शन किया। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई। देखो दोनों बातें, आप चाहो तो इन्हें पर यूनिट कर दो, जैसे अच्छा सॉरी, अभी तो एक और चीज़ लिखनी है, मटेरियल लिखती हूँ, मटेरियल लिखना है, लेबर लिखना है अभी तो, है ना। तो अब देखो ये एक लिखी है अभी तो, इसके ऊपर 2 और लिख रही हूँ नाम,
ये क्या स्टेबल में नहीं था तो मेरा ध्यान नहीं रहा। ऊपर लिखा हुआ है 19 पर केजी और 5 ऑल मटेरियल इज सप्लाइड और लेबर दे रखी है। तो 4 केजी लगता है, लेकिन 4 केजी में से 5% वेस्ट होता है। इट इज़ इक्वल टू 95% इंटू 19 रुपये पर केजी, तो आपको लगता है 80 रुपया। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो लेबर लगता है वो लगता है 0.4, ईच टॉय के लिए 0.4 आवर लगता है इंटू 120 पर आवर है, तो यहाँ 48 लगता है। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। या तो आप एक काम करो, इसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो एक काम करो, जो भी आपके पास टोटल आएगा उसे 12,500 से डिवाइड कर दो, उसे मल्टीप्लाई कर दो 12,500 से, उसको टोटलिटी में मल्टीप्लाई कर देना। और यहाँ पर ये 22 जो है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट ना कि सेल पर लगती है। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। हाँ, ये तो प्रोडक्शन पे लगेगी ना, सेल पे थोड़ी ना लगती वेरिएबल कॉस्ट। ये सब कुछ को ऐड करके प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको यहाँ मैंने लिखा था ना 12,500, उससे। या फिर एक काम करो, आप सबको लिखो फिर टोटल करके फिर डिवाइड भी कर सकते हो, एज योर विश। पहली चीज़ समझ में आई। अब दूसरा इन्होंने ये पूछा है कि भाई कॉस्ट गैप निकाल दोगे तो आप जीआईटी लगा के कैसे उस कॉस्ट गैप को रिकवर कर सकते हो। देखो, जीआईटी लगा देने से पता है क्या होगा, ये तीनों तो लगने वाली कॉस्ट है वो लगेगी लगेगी। एक इन्होंने एक चीज़ अमेंड कर दी है कि भाई साहब इनमें जो आपका वो नुकसान हो रहा था ना वो नहीं होगा, लेकिन अल्टरनेटिव दे रखा है कि आप नहीं भी मानो तो चलेगा। ठीक है, एक ये लगेगी, एक ये लगेगी, एक ये भी लगने वाली है इसे। ठीक है, 3 तो लगनी है, खाली क्या नहीं लगनी है, तो ये नहीं लगनी है, ये नहीं लगेगी। उसकी जगह क्या लग जाएगा, ओवर टाइम लग जाएगा। जैसे ही 12,500 आपके बनाने की कैपेसिटी से ऊपर जाओगे, आपको 150% नॉर्मल वेज, तो नॉर्मल वेज 48 है, इसका 150% आपको सीधा ओवरहेड देना पड़ेगा, जो एक्सेस यूनिट है। आपको उसके लिए ओवरहेड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो ओवरहेड जो कॉस्ट है वो मेरे पास कितनी आ रही है, ओवरहेड आ रहा है मेरे पास 120 का, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट। देखो समझो, ये बोलता है कि ओवर टाइम वेजेस विल बी 150% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। तो ओवर टाइम वेज दे रखी है कि हम 150% ऑफ नॉर्मल वेज, तो नॉर्मल वेज आपके अगर 48 रुपये हैं, उसका 150% हम इतना देंगे 72। वैसे भी नॉर्मल 48 तो देना ही पड़ता है, तो उसके ऊपर आप कितना दे रहे हो, 24 एक्स्ट्रा दे रहे हो। ठीक है, 24 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 24 इंटू कितनी एक्स्ट्रा बनानी पड़ रही है, तो शायद पहले वाले में आपको बनानी पड़ रही है 500, तो 12,000। इसका मतलब समझे। देखो, एक तो होता है अगर आपको आपको ओवर टाइम देखना है, ओवर टाइम कॉस्ट, अगर ओवर टाइम कॉस्ट लिखी हुई है तो ओवर टाइम वेज आपको कितनी लिखी हुई है, ओवर टाइम वेज 150% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। तो ओवर टाइम वेज रेट विल बी एट 150% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। तो जो नॉर्मल वेज रेट है उसका 150, तो नॉर्मल वेज रेट 88, उसका 150%। तो आप इतना दोगे, तो आप जो एक्सेस दे रहे हो ना उससे आपको यहाँ कंसिडर करना है। तो वो वाली चीज़ जो है उससे भी आपका कॉस्ट के आ जाएगा, फिर आपको उसमें तो फ़ायदा ही मिलेगा। और जीआईटी के मेन फीचर्स में आपको लिखना है 2-3 बातें हैं। एक तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, स्किल अच्छी आती है लेबर में, फिर आता है डिफेक्ट कम आता है, रिड्यूस हो जाती है सेटअप टाइम, और लीड टाइम जो होता है उसके बारे में बोल रखा है। तो ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे याद आ जाएगा। वेयर इज़ हाँ जी सर, तो ये बता दिया मैंने आपको। अब इन्होंने क्या कर रखा है ना, इलस्ट्रेशन 2 और 3 बता रखे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तो इम्पोर्टेंट किए थे, अब वेरी इंपॉर्टेंट करना। सेकंड जो है वो किस चीज़ का है, तो इनका कहना है कि भाई साहब सेकंड जो है वो है आपके OEE का। तो ये OEE का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है, अगर आप 12 घंटे काम करते हो और आपका 15 मिनट का जो है वो ब्रेक है, 3 ब्रेक होते तो 15-45, और 10 का एक है तो 45 और 10 और माइनस कर दो, जो आपके पास आएगा उसमें से भी जो आपने सोचा नहीं था वो टाइम आपका वेस्ट हुआ उसे भी माइनस कर दो। ऐसे करके आपको क्या करनी है, अवेलेबिलिटी टाइम निकालना है, परफॉर्मेंस निकालना है। 10 सेकेंड है तो ऑब्वियसली ध्यान बात रखना कि 10 सेकेंड है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो 60 मिनट, अगर आप 10 सेकेंड को कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो 10 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट। ठीक है, तो 60 सेकेंड, 10 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट्स। कब नहीं, सॉरी, 10 सेकेंड
1 मिनट को 10 सेकंड लगता है। तो अगर मैं आपके पास 60 सेकंड दे दूँ तो आप बोलोगे मेरे को 60 सेकंड में 10 × 6 मैं 60 यूनिट बना लेता हूँ 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में तुम 60 यूनिट बना लेते हो। तो भाई साहब आप आपके पास ऐसे करके आपके पास कितने 60 मिनट्स है। तो 60 मिनट्स में 60 × 60 बना लोगे, 3600 बना लोगे। ठीक है, तो यह आपको 3360 बनाना है। तो आप कितने टाइम में बना लोगे, तो वही मिनट्स निकालने। तो आप एक काम करोगे, आप क्या करोगे 3360 बनाने। तो कितने मिनट में बना लेंगे, तो 3360 हर एक को 10 सेकंड लगता है, मतलब कि 60 यूनिट बनाने को 1 मिनट लगता है। डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपके पास मिनट आ जाएगा 56 मिनट्स। इंटू 10 करोगे तो से वो आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो 1 घंटे में आपको 360 बनती है। तो आप 3360 तो आपके 60 यानी कि 1 घंटे में आपको बनती है 360। तो आप 3360 कितने में बना लोगे, तो आपके आएगा 9 पॉइंट कुछ घंटे आएंगे। उसको मल्टीप्लाई कर दो, मिनट्स में आंसर आ जाएगा 560। अब तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि तीसरा जो है वो क्या है, तो थर्ड कहाँ है, थर्ड तो है नहीं यार। सेकेंड क्वेश्चन के बाद थर्ड कहाँ है, एक सेकेंड ना, ये अपन कहीं और ही आ गए। हाँ मेरे को पता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कहाँ है, पर हाँ सेकेंड कहाँ है, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। सेकेंड जो है वो थ्रूपुट का। सेकेंड थ्रूपुट का बहुत इजी है। आपको थ्रूपुट निकाल के मिनट से डिवाइड करना है और फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है और लिखना है। ठीक है, और डिफरेंस लिखना है कि भाई रिडक्शन इन इन्वेंटरी प्रोडक्टिविटी हो रही है। अब थर्ड वाला जो है वो क्या है, वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। पहले साल आपके पास 2000 आते हैं और फिर आपके पास उसका 50% ही लोग आएंगे। तो आपका क्या कहना है कि ओनली 50% सब्सक्राइबर, तो 2000 का 50% कितना होता है, अच्छा सॉरी, जो आपके आने के चांसेस है 1500, उसका भी 50% ही आएंगे, तो 750 ही आएंगे, 750। उसका भी 75% ही खाएंगे, तो वापस 562 ऐसा करके आपको उसका आंसर देना है। उसका भी 25% ही मूवी देखेंगे, तो वही करके आपको आंसर लिखना है। फैक्टर्स जो है वो आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेबल ऐसे ही बनानी है कि भाई साहब फर्स्ट सेकंड का तो आपको और 50% करना है, और फिर जो पीवी फैक्टर है उससे तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना ही करना है। थर्ड एंड फोर्थ का पीवी फैक्टर नहीं दे रखा है क्या, तो ये बोल रखा है कि भाई आपको 1 से 4 का दे रखा है, 1 से 2 का दे रखा है, तो आपको 3 का 4 का माइनस करने पर आ जाएगा। दैट इज़ अ वेरी मच क्लियर। ये हो चुका, ये हो चुका। अब केस स्टडी आपके पास 6 और 7 दे रखी है ना, तो आ जाओ इसमें 6 और 7। 6 सप्लाई चेन मैनेजमेंट की है और 7 आउटसोर्सिंग की है। तो आपके लिए छोड़ती हूँ वो रीड ओनली। ठीक है, दोनों आपको रीड करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो रीड आप करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल।